मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी की मुसलसल क्लासेस चल रही हैं। इस ज़िम्न में हमने लगभग 22 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। 23वीं क्लास में आप सबका खैर मकदम करते हैं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग कवायद का जो किरदार है यानी कि रोल ऑफ ग्रामर से मुताल्लिक कुछ अहम मारूजी सवालात को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ अहम जानकारियाँ पिछले वीडियो में दी गई हैं। आज हम लोग इस सबक से मुताल्लिक जितने भी मारूजी सवालात पिछले साल इम्तिहानात में पूछे गए हैं उन सब को हल करेंगे और आप लोग इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि आप लोगों ने जो पिछली क्लास ली है वो किस हद तक आपको कारामद साबित हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस्ताद किसी रेडियो की मदद से नहवी साख्तों और कवायद के उसूलों का तारुफ कराता है। लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए उन साख्तों का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीक़े कार को क्या कहते हैं। एक टीचर है, पहले ही क्या कर रहा है, रेडियो से जो कवायद के रूल्स हैं उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करा देता है और फिर उन्हीं रूल्स का यूज़ वो लिखते या बोलते वक्त अच्छे संप्रेषण के लिए, बेहतर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता है। तो इस तरीक़े कार को क्या कहते हैं। क्या इसको तश्कीली तरीका यानी कि कंस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं, इस्तिक़राई तरीका यानी कि इंडक्टिव मेथड कहते हैं, या फिर इसको इस्तिख़राजी तरीका यानी कि डिडक्टिव मेथड कहते हैं, या फिर ये है तख़फ़ीफ़ी तरीका। तो टीचर क्या कर रहा है, पहले रूल्स बता रहा है। रेडियो से रूल सुना रहा है ना, तो पहले रूल्स बता रहा है और फिर उन्हीं रूल्स को अप्लाई कर रहा है, उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि रूल टू एग्ज़ाम्पल आ रहा है। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पे टीचर इस्तिख़राजी तरीका का इस्तेमाल कर रहा है यानी कि डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे निगमन विधि भी कहते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कवायद को पढ़ाया जाना चाहिए। ग्रामर कैसे पढ़ाना चाहिए, अलग थलग हो या फिर उसूल रटवा कर, या फिर अमली मशकों के ज़रिए यानी कि प्रैक्टिस के ज़रिए, या फिर सियाक में यानी कि संदर्भ में, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो याद रखिए ग्रामर को हमेशा कंटेक्स्ट में पढ़ाना चाहिए, संदर्भ में पढ़ाना चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है। क्यों हम बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं, क्या आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना हमारा मकसद है, यानी कि जो लर्नर्स हैं उनका कम्युनिकेटिव स्किल डेवलप करवाना, या फिर आमोज़गारों की इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी करना, यानी कि जो लर्नर्स हैं उनका जो नॉलेज है उसको सिक्योर करने के लिए हम बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं, या फिर आमोज़गारों की तफ़हीम की यानी कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका अंदाज़ा करने के लिए हम बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं, या फिर तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन को बेहतर और दुरुस्त करने के लिए। तो ग्रामर पढ़ाने का जो बुनियादी मकसद है वो आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना है, यानी कि हम इसीलिए बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं ताकि बच्चे सही सही बोल सकें, सही सही लोगों की बातों को समझ सकें, यानी कि उनका कम्युनिकेटिव स्किल, तरसीली सलाहियत बेहतर हो सके। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये रहा कि कवायद सिखाने के मौजूदा तरीक़ों में ज़ोर दिया जाता है। जो आजकल राइज तरीक़े हैं कवायद सिखाने के वो कैसे हैं। क्या कवायद बजाते खुद पढ़ाने पर जोर दिया जाता है, यानी कि खुद से पढ़ने और पढ़ाने पे कवायद जोर दिया जाता है, या फिर कवायद उसूलों की मश्क पर यानी कि जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनकी प्रैक्टिस पे जोर दिया जाता है, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़मानों की शक्ल पर यानी कि जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं और जो टेंसेस के फॉर्म हैं उन पे जोर दिया जाता है, या फिर कवायद उस वक्त सिखाते हैं जब आमोज़गार L2 यानी कि सेकेंड लैंग्वेज सीखना शुरू करता है। तो जो माहिरीन लिसानियात हैं या फिर माहिरीन ज़बान हैं उनका मानना क्या है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है यानी कि मादरी ज़बान है उसमें ग्रामर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है,
ग्रामर की असल ज़रूरत सेकेंड लैंग्वेज में पड़ती है। तो कवायद सिखाने के मौजूदा तरीक़ों में कवायद उस वक्त सिखाए जाते हैं जब बच्चों को दूसरी ज़बान सिखाना शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम किए दे रहा हूँ, ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तलबा अपनी पूरी दुरुस्तगी से ज़ाहिर कर सकें, अपने ख़यालात पूरी दुरुस्तगी से यानी कि सही सही अपने विचारों को ज़ाहिर कर सकें, कई कई बातों को समझ सकें और पढ़े जाने वाले मतन का तज्जिया कर सकें ज़रूरी है। यानी कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्लासरूम में बनाया जाए जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ को सही सही दूसरों के सामने ज़ाहिर कर सकें और जो उनसे बातें कही जा रही है उनको समझ सकें और जो पैसेज है उस जो पैसेज वो पढ़ रहे हैं उसका वो एनालिसिस कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है? क्या ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना ज़रूरी है या फिर हदफ ज़बान के साथ मादरी ज़बान भी इस्तेमाल की जाए ये ज़रूरी है, या फिर कवायद के उसूलों को याद किया जाए या नहवी साख्त और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखिए, हदफ ज़बान के साथ मादरी ज़बान का इस्तेमाल करने से बेशक बच्चों की लैंग्वेज स्किल डेवलप होगी, लेकिन उनके ख़यालात में दुरुस्तगी नहीं आएगी। वो सही कब बोलेंगे? जब वो ग्रामर से वाकफ़ियत रखेंगे और वो मतन का तज्जिया तभी कर पाएंगे जब उनको नहवी साख्तों का अंदाज़ा होगा, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब पता होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बन जाए जिसमें बच्चे अच्छे ख़यालात को दुरुस्तगी से ज़ाहिर कर सकें, कई बातों को समझ सकें और जो मतन वो पढ़ रहे हैं उसको समझ सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि हदफ ज़बान की कवायद की तदरीस यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसके ग्रामर की टीचिंग हमें कैसे करनी चाहिए? क्या कवायद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी के लाजमी ताउन का भी तकाजा करती है? यानी कि हदफ ज़बान की जो कवायद की तदरीस है वो ग्रामर समझने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी चाहती है या फिर आमोज़गारों से हद दर्जा तवानाई इस्तेमाल करने का तकाजा करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हों बच्चे, या फिर मतन को जांचती परखती है और इस बात की फहम पैदा करती है कि ज़बान एक निज़ाम पर मबनी होती है, या फिर हदफ ज़बान की कवायद की तदरीस तलबा को ज़बान के इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। तो जो हदफ ज़बान की कवायद की तदरीस है वो तलबा को ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि ज़बान की तदरीस में तनाजुर और सियाक बंद कवायद से मुराद क्या है? यानी कि जो लैंग्वेज की टीचिंग है उसमें सियाक बंद कवायद यानी कि संदर्भानुसार जो व्याकरण है उसका क्या मतलब है? क्या मश्क, कवायद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदही करने पर ज़्यादा तवज्जो देना है, या फिर कवायद को पूरी तरह खोल कर पढ़ना है, या किसी फितरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनना ताकि दुरुस्तगी बरकरार रहे, या फिर कवायद की फ़हम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे सियाक बंद कवायद से मुराद जो है वो ये है कि कवायद की समझ यानी कि जो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है वो पढ़ने सुनने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ऑटोमेटिक खुद ब खुद पैदा हो जाती है। यही मतलब है सियाकबंद कवायद का। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल कि सौतिया यानी कि फोनिम्स क्या होता है ये पूछा जा रहा है। क्या ये तरतीब नहवी की एक किस्म है, या फिर कवायद की किस्म है, या फिर किसी ज़बान की मानवी इकाई है, या फिर किसी ज़बान की सौती इकाई है? तो यहाँ पे जो सौतिया है यानी कि जिसको फोनिम्स कहा गया है ये किसी ज़बान की सौती इकाई होती है।
ठीक है। अगला सवाल ये है जो कि बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। इसमें कहा यह जा रहा है कि उस्ताद देखता है कि सुरैया अपने जवाबात में ज़माना माजी का इस्तेमाल नहीं कर पाती, पास्ट टेंस का यूज़ नहीं कर पाती अपने सेंटेंस में, लेकिन उस्ताद की मौजूदगी में और हम जोलियों की रहनुमाई में वो ज़माना माजी इस्तेमाल कर लेती है। इस रहनुमाई को क्या कहते हैं? क्या मचान बंदी यानी कि स्कैफोल्डिंग कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, या फिर हल मसाइल कहते हैं, या फिर काउंसलिंग कहते हैं। देखिए बच्ची क्या कर रही है, खुद से तो पास्ट टेंस का यूज़ नहीं कर पा रही है, लेकिन जब टीचर और उसके जो साथी हैं वो उसकी रहनुमाई करते हैं, उसे मदद देते हैं, उसे टेम्परेरी हेल्प देते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल कर लेती है। तो ये जो हेल्प उसे टेम्परेरी दी जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मचान बंदी यानी कि स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सवाल में ये कहा जा रहा है कि ज़बान सीखने में कवायद की बाज़ गलतियाँ फितरी तौर पर होती हैं। ऐसे में उस्ताद को चाहिए कि जब हम बच्चों को ग्रामर सिखाते हैं तो उसमें बच्चे कुछ गलतियाँ फितरी तौर पर करते हैं, स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? क्लासरूम में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करें ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीख सकें, या फिर तालिबे इल्मों को बोलने या पढ़ने दें और फिर गलतियों को दुरुस्त करें, या फिर तलबा को गलतियां करने दें कि वो फितरी हैं, या फिर कमज़ोर तलबा की निशानदही करके उन्हें अलग करें और उनके लिए ख़ुसूसी क्लास कराएं। तो अगर बच्चे क्लासरूम में गलतियां कर रहे हैं तो गलतियां तो स्वाभाविक हैं, गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होती हैं गलतियां। तो अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो बच्चों को गलतियां करने दें, क्योंकि गलतियां तो फितरी होती हैं। ठीक है, बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, गलतियां बच्चों को अंतर्दृष्टि देती हैं, इंसाइट देती हैं। ठीक है, इसलिए हमारा सी वाला आंसर ज़्यादा मुनासिब होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों का इस क्वेश्चन से मुताल्लिक क्या नज़रिया है कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल ये है कि कवायद की तदरीस सबसे कारगर या सबसे फितरी तौर पर होती है जब, यानी कि ग्रामर की टीचिंग सबसे स्वाभाविक कब होती है, नेचुरल कब होती है? जब उस्ताद वक्फे से यानी कि टाइम टू टाइम मुख्तलिफ मुद्दती क्लास यानी कि जो एक पीरियड की क्लास जो होती है कवायद की वो ले, या फिर तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को यानी कि लिखने और बोलने की जो गलतियां उसको खुद से ठीक करें, तब फितरी तौर पर कारगर होती है। या फिर उस्ताद सिर्फ इधर उधर की महारतें सिखाता है तब, या फिर मश्क के लिए प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है तब। तो कवायद की तदरीस फितरी तौर पर सबसे ज़्यादा कारगर तब होती है जब बच्चे अपनी गलतियों को खुद से ठीक करना सीख जाएं। तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को अगर खुद से ठीक कर ले रहे हैं तब आप समझिए कि कवायद की तदरीस फितरी तौर पर कारगर हो रही है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि जब एक तालिबे इल्म ज़माना की किस्मों को समझने में दुश्वारी हो रही है तो उसका तदारुक कैसे करेंगे? एक बच्चे को जो टेंस के फॉर्म्स हैं वो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उसका रेमेडियल कैसे करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे, उसका इलाज कैसे करेंगे? आप तलबा खुद जुमले बनाएं और टीचर उनके सरगर्मी में मदद करें, ये करेंगे? या फिर तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की साख्त की बुनियाद पर मश्क करवाएं, या फिर असल ज़िंदगी जैसे हालात की मदद से मश्क कराएं, या फिर मुख्तलिफ जुमलों की मश्क करने के मौके फराहम कराएं? तो जब आप ये देख रहे हैं कि बच्चे टेंस को समझने में उनको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप क्या करेंगे? असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से उन्हें मश्क कराएंगे। ठीक है, असल ज़िंदगी में जैसे फ़िलहाल जो है उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस बना दीजिए, कल तुमने क्या किया था,
आइंदा तुम क्या करोगे। इस तरह से रियल लाइफ जैसे हालात की मदद से जब आप मश्क कराएंगे तो बच्चे में जो ज़माना की किस्मों यानी कि जो टेंस के फॉर्म्स को समझने में दुश्वारी हो रही है वो दुश्वारी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि ग्रामर क्लास के तालिबे इल्मों के लिए कौन सा उसूल मुआविन है। आप एक ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि ग्रामर वाली क्लास है, ठीक है। तो अब ऐसी क्लास में कौन से रूल्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। पहला ऑप्शन है ग्रामर पर मबनी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र करने में मददगार करे, यानी कि ग्रामर की क्लास ऐसी हो जिसमें ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों। दूसरा ऑप्शन है मिसालों के ज़रिए कुछ उसूल बताएं। तीसरा ऑप्शन है सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों को इरादतन सोचें। चौथा ऑप्शन है टीचर ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज करे। तो ऐसा क्लासरूम जिसमें ग्रामर पढ़ाया जा रहा है उसका सबसे अच्छा उसूल यही है कि उस क्लासरूम में ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाएं और उन पर बच्चों से थिंकिंग करने के लिए गौर व फिक्र करने के लिए कहा जाए। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि तलबा में लफ्ज़ियात या फ़रहंग को फ़रोग़ देने की सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली कौन सी है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में वोकैबलरी बढ़े, शब्दकोश बढ़े, तो उसके लिए बेस्ट जो स्ट्रेटजी है, सबसे अच्छी हिकमत अमली क्या वो मखसूस सियाको सबाक में यानी कि किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में नए वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं उनको गेस करना है, या फिर हर नए लफ्ज़ के लिए लुगत यानी कि डिक्शनरी देखना है, या फिर मुतज़ाद और मुतरादिफात को यानी कि अपोजिट और सिनोनिम्स यानी कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को ज़बानी याद करना है, या फिर नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाना है। तो लफ्ज़ियात या फ़रहंग को फ़रोग़ देने का सबसे जो अच्छा तरीका वो ये है कि आप मखसूस सियाक़ो सबाक में यानी कि उस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में उस विशेष संदर्भ में जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहिए। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो ये है, इसमें ये कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन लफ्ज़ियात की आमोज़िश के लिए मिसाली नहीं है, यानी कि वोकैबलरी लर्निंग के लिए कौन अच्छा नहीं है। पहला ऑप्शन है लफ्ज़ों को मानी के साथ समझने की कोशिश करना, ठीक है, अच्छा हो सकता है। दूसरा है सिर्फ मुश्किल लफ्ज़ों की आमोज़िश, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा है एक ही मौजू से मुताल्लिक लफ्ज़ों की एक साथ आमोज़िश, यानी कि एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं उनको एक साथ पढ़िए तो इससे आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी, अच्छी बात है। सियाक में नए लफ्ज़ों के मानी कियास करने के हुनर की आमोज़िश, ये सबसे बेस्ट है। सबसे मिसाली अगर पूछा जाता ना, यहाँ पे नहीं होता तो आपका जवाब यहाँ पे डी होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कौन सा मिसाली नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सिर्फ मुश्किल लफ्ज़ों की आमोज़िश ये लफ्ज़ियात सीखने के लिए, वोकैबलरी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मिसाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। हमने जो नोट्स बनाया है, जिन लोगों ने नोट्स हमसे लिया है, मैं उनको कहूँगा कि आप लोग उसमें करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे नोट्स में मैंने यहाँ पे नहीं पे ध्यान न देते हुए इसका सही जवाब डी बता दिया है, लेकिन सही में इसका जो जवाब होगा वो बी होना चाहिए, ठीक है। बी 100% इसका सही जवाब है। चलिए आखिरी सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, खुद आप लोग बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। उस्ताद सिफत की तारीफ़ तलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है, यानी कि टीचर एडजेक्टिव पढ़ाना चाहता है और वो बच्चों से कहता है कि अपनी अपनी एक तारीफ़ करो, ठीक है। तो इस तरीके को क्या आप इस्तिक़राई तरीका यानी कि इंडक्टिव मेथड कहेंगे, या फिर इसको इस्तिख़राजी तरीका यानी कि डिडक्टिव मेथड कहेंगे,
या फिर इसको कुल तबई रद्द अमल तरीका यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहेंगे, या फिर इसको तश्कीली तरीका यानी कि कंस्ट्रक्टिव मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर सीटेट का मुकम्मल नोट्स चाहिए प्लस पिछले साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, कॉल नहीं करना है, ठीक है। कॉल आप नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे 72 75 54 98 90 पर। आपको सैंपल भेजा जाएगा, उसमें सारे डिटेल्स होंगी जिनको फॉलो करके आप हमारे नोट्स को हासिल कर सकते हैं।